नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मगरबी बंगाल समेत मुल्क की 5 रियासतों की इंतखाबी नताइज का ऐलान किए जाने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद में पेट्रोल के दामों में 17 पैसे जबकि डीजल के दामों में 20 पैसे का इजाफा किया गया। ताज़ा इजाफे के बाद मंगल के रोज हैदराबाद में पेट्रोल के दाम बढ़कर 94 रुपये 16 पैसे फी लीटर जबकि डीजल 88 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक पहुंच गए। गुज़िश्ता मार्च से मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की हलचल थी, जिसके सबब तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। ताहम इससे कबल एक अरसे तक रोजाना तेल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके सबब कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अलमनाक बात यह है कि एक दो रियासतों को छोड़कर मरकजी और रियासती हुकूमतों ने अवाम को पड़ रही इस मार में राहत देते हुए तेल पर आयद एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं की। सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी मरतबा 27 फरवरी 2021 को डीजल के दामों में 17 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। इसके बाद 2 महीने से ज्यादा मुद्दत तक तेल के दाम मुस्तहकम रहे। ताहम गुज़िश्ता मार्च अप्रैल के दौरान डीजल के दामों में वक्फे पर 4 मरतबा कटौती की गई। 1 जनवरी से लेकर आज तक पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपये 69 पैसे का इजाफा हुआ। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपये 71 पैसे फी लीटर की कीमत पर, जबकि 1 फरवरी को डीजल की कीमत 86 रुपये 30 पैसे पर थी। कोरोना इन्फेक्शन के चलते IPL का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने मंगल के दोपहर करीब 1:15 पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया, हम देखेंगे कि इसे आगे पूरा कराया जा सकता है या नहीं। इस बयान से जाहिर है कि IPL के बचे हुए 31 मैच रीशेड्यूल किए जा सकते हैं। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया। 2 दिन में 3 टीमों के 4 खिलाड़ी, 1 कोच और 2 दीगर स्टाफ मेंबर्स के कोरोना से मुतासिर होने के बाद BCCI ने यह फैसला लिया। पीर के रोज KKR के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव आए थे। साथ ही CSK के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और 2 दीगर स्टाफ मेंबर्स भी मुतासिर पाए गए। मंगल के रोज सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी पॉजिटिव निकल गए। IPL को टाल दिया गया है। अगर इसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है तो बोर्ड को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही इस साल हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगा है। हिंदुस्तान से मेजबानी छीनी जा सकती है, इससे भी BCCI को करोड़ों का नुकसान होगा। BCCI ने अपने बयान में कहा है कि हमने लीग के इनेकाद से लोगों में थोड़ा उत्साह लाने की, यानी थोड़ा जोश लाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये वाज़ेह है कि टूर्नामेंट को मुलतवी कर दिया गया और लीग से जुड़े तमाम लोग इस चैलेंजिंग वक्त में अपने अफराद खानदान के पास लौटेंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए मकामी सतह पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इसका रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। मकामी लोकल लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में 75 लाख लोगों की नौकरी चली गई। वहीं बेरोजगारी की शरह भी 4 महीने के सबसे ऊंचे सतह को पार करते हुए 8% के करीब पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने यह बात कही है। CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO महेश व्यास का कहना है कि रोजगार के मोर्चे पर हालात आगे भी चैलेंजिंग बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च के मुकाबले में अप्रैल में 75 लाख लोगों ने नौकरी गंवाई है। इससे बेरोजगारी की शरह में बढ़ोतरी हुई है। सेंटर के जो डेटा मैनेजमेंट करते हैं और उस डेटा के मुताबिक अप्रैल में कौमी सतह पर बेरोजगारी की शरह 7.97% रही। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की शरह 9.78% और दही इलाकों में 7.13% रही। मार्च में नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% रहा। शहरी और दही इलाकों में बेरोजगारी दर नीचे थी। व्यास का कहना है कि कोविड की दूसरी लहर की वजह से मकामी सतह पर छोटे छोटे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इस दौरान सिर्फ जरूरी खिदमात और जरूरी चीज़ों को ही मंजूरी दी गई है। इससे बड़े पैमाने पर माशी सरगर्मियां धीमी पड़ रही हैं। इसका असर नौकरियों पर पड़ रहा है। व्यास ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कोविड की दूसरी लहर का पीक कब आएगा, लेकिन मैं इसका रोजगार के मोर्चे पर तनाव देख सकता हूं। बेरोजगारी की शरह के ज्यादा रहने पर व्यास ने कहा कि इससे
लेबर की भागीदारी में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि खराब हालात में लेबर की हिस्सेदारी और नौकरियां दोनों पर असर पड़ेगा। हालांकि व्यास ने कहा कि अभी हालात पहले लॉकडाउन जैसे खराब नहीं हुए। पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन में बेरोजगारी की शरह 24% तक पहुंच गई थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने कोविड के चलते अप्रैल में मुल्क भर में 6,25,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का लॉस होने का अंदाजा जताया है। इस तंजीम के मुताबिक वबा के चलते मरकज और रियासती हुकूमतों को भी लगभग 75,000 करोड़ के टैक्सेस का नुकसान होने के आसार हैं। कैट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कोरोना के बचाव के कवायद का सही अमल नहीं होने के चलते वबा तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कोविड से लोगों की जान के साथ मईशत और कारोबार को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए हुकूमत से सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने वजीर आजम से फौरी मुल्की सतह पर लॉकडाउन लगाने की अपील की है। दिल्ली समेत पूरे मुल्क में ऑक्सीजन बहरान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मंगल के रोज मरकजी हुकूमत से कहा कि पूरे मुल्क में लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कैसे आप इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं? ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई का मैनेजमेंट आईआईटी और आईआईएम को दे दें तो वो इसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। इसमें आईआईएम के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों को जोड़ना चाहिए। कोर्ट ने ये बातें दिल्ली के मायाराम हॉस्पिटल की तरफ से दायर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कही। कोर्ट को एमिकस क्यूरी ने बताया कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की डिमांड अभी कम है, ऐसे में वहां भेजी जा रही सप्लाई में कटौती कर दिल्ली को दी जा सकती है। क्यूरी ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है जिससे खराब हालात में या इमरजेंसी के हालात में किसी की जान ना जाए। वहीं कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए कहा गया है। हर हाल में यह सप्लाई होनी चाहिए। कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत वाला फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद है, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सहूलतों का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए जो मैनेजमेंट का खर्च कम हो गया है, इसलिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए। राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में रियासती हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी जिसमें स्कूलों को 30% फीस माफ करने का हुक्म दिया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो रियासती हुकूमत को ऐसा अहकाम जारी करने का हक देता हो, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि स्कूलों को फीस घटानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। लोग वबा के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं, स्कूलों को बच्चों और पेरेंट्स को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कैंपस में स्टूडेंट्स को जो सहूलतें दी जाती हैं वो मौजूदा हालात में उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में उसके पेमेंट से स्कूलों को फायदा हो रहा है और स्कूलों को तयशुदा तौर पर इस फायदे से बचना चाहिए। कानूनन तो स्कूल ऐसी सहूलतों के लिए स्कूल फीस नहीं ले सकते जो इन हालात के चलते तुलबा को नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सहूलतों के लिए फीस लेना मुनाफा कमाने और कमर्शलाइजेशन में शामिल होने जैसा ही है। 2020-21 में स्कूल लंबे वक्त तक कंप्लीट लॉकडाउन के चलते नहीं खुले, ये सभी जानते हैं कि कानूनन भी इसे नोटिस में लिया गया। अब बात कोरोना केसेस की। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वबा से जूझ रही है। बीते कई दिनों से रिकॉर्ड मामलों के बाद अब कोरोना के नए केसेस में कमी देखने को मिल रही है। बीते दिन दुनिया भर में 6,68,000 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 10,447 लोगों की मौत भी हुई। पीर के रोज यानी पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगातार दूसरा दिन रहा जब दुनिया में 7 लाख से कम केसेस रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले 2 मई को 6,96,000 केसेस सामने आए थे। वहीं 1 मई को रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा कोरोना मुतासरीन की पहचान की गई थी। दुनिया में कोरोना से अब तक 15,41,00,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 32,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 13,15,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1,93,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 1,11,00,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान के लिए 2
अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि मुल्क में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया। यानी अब तक यहां 2 करोड़ 2,75,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब पहली अच्छी खबर यह है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3,18,000 लोग रिकवर हुए। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज एक दिन में ठीक नहीं हुए हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पीर के रोज लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की तादाद में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों के अंदर मुल्क में 3,55,680 लोग मुतासिर पाए गए। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों की नई तादाद में लगातार कमी देखी जा रही है। 30 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 4,02,000 मरीज मिले थे। इसके बाद हफ्ते को 3,92,000 और इतवार के रोज 3,70,000 केसेस मिले थे। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते का मुकाबला करें तो इस दौरान 15% केसेस में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पीर के रोज मुल्क में 3,436 लोगों की इन्फेक्शन के चलते मौत हो गई। यह लगातार 6वां दिन था जब 3,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पूरे हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस हफ्ते अमवात की तादाद में 41% का इजाफा दर्ज हुआ है। इस दौरान 24,503 मरीजों की मौत भी हुई। हालात ये हैं कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। यहां पीर के रोज 448 लोगों ने जान गंवा दी। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो हिंदुस्तान के अलावा तुर्की, अर्जेंटीना, जर्मनी और कोलंबिया में ही अमवात के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। बाकी अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, ईरान जैसे मुल्कों में पिछले हफ्ते के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज हुई है। कोरोना के शदीद होते बहरान के दरमियान रियासत बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बजाते खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि काबीना की करारदाद पर लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया है। नेज़ लॉकडाउन की तफसीली गाइडलाइंस जारी करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल काबीना वुज़रा और ओहदेदारान के साथ डिस्कशन के बाद लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया। इसके हवाले से तफसीली गाइडलाइंस और दीगर सरगर्मियों के ताल्लुक से आज ही डिजास्टर मैनेजमेंट को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। ख्याल रहे कि बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कई मामलात रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से इस वक्त हिंदुस्तान बेहाल है। बेकाबू कोरोना को लेकर आलमी सतह पर मुबाहिसे भी जारी हैं। इस दरमियान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एक बयान ने लोगों को मजीद दहशत में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में सुंदर पिचाई ने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त हालात हलाकत खैज हैं और आने वाला वक्त मजीद मुश्किल भरा होने वाला है। पिचाई ने इंटरव्यू के दौरान कोरोना की खतरनाकी पर अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को दी जा रही मदद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह देखना खुशकुन है कि सदर जो बाइडेन और वजीर खारजा एंटी ब्लिंकन हिंदुस्तान के हालात पर ध्यान दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कंपनी इस वक्त हिंदुस्तान के सपोर्ट के लिए क्या कर रही है, तो पिचाई ने जवाब दिया कि हमारा सबसे बड़ा फोकस लोगों के दरमियान सही जानकारी पहुंचाने की है। इंटरव्यू के दौरान सहाफी ने बताया कि एक हिंद अमेरिकी ने कहा कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास यह सलाहियत है कि वो हिंदुस्तान की मुश्किल को आसान कर सके। फिर सहाफी ने पिचाई से पूछा कि आपने वजीर खारजा एंटी ब्लिंकन को क्या मशवरा दिया। इस पर पिचाई ने कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई के शोबे में काफी कुछ किया जा सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत कई दीगर जरूरी मेडिकल सामानों की सप्लाई हिंदुस्तान को भी की गई है। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सहाफ़ियों को कोरोना वॉरियर करार देने का फैसला किया। सहाफ़ी तंजीमों ने इस फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना बहरान में सहाफ़ी बरदरी का अहम किरदार है। वो जान को खतरे में डालकर कोरोना की सूरत हाल से लोगों को आगाह कर रहे हैं, इसीलिए हमने सहाफ़ियों को कोरोना वॉरियर करार देने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत से सहाफ़ी फौत हो चुके हैं, कोरोना हमारे लिए अहम है, सहाफ़ी हर जगह काम के लिए जाते हैं, लिहाजा मैंने सहाफ़ियों को कोरोना वॉरियर करार देने का फैसला किया है। सहाफ़ी पूरी रियासत में फ्रंट लाइनर की हैसियत से काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों से लोगों को कोरोना मरीजों, तिब्बी निज़ाम, जनाजे के बारे में खबरें मिल रही हैं और हर लम्हे सहाफ़ियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम खबरों को लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसा करने के दौरान बहुत सारे सहाफ़ी वबा से मुतासिर हो जाते हैं, बहुत से सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ताहम ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ एक्रीडेशन कार्ड होल्डर्स को ही सहाफ़ी करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में अब तक 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की वैक्सीन दी जा चुकी है। रियासत में वैक्सीन की कमी है। इस दौरान सहाफ़ियों को कोरोना की पहली खुराक का टीका लगाया गया। दरियासना हुकूमत पंजाब ने रियासती रजिस्टर्ड सहाफ़ियों को कोरोना जंगजू करार दे दिया है।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड रखने वालों को आइंदा 2 माह के लिए मुफ्त राशन दिए जाने का आज ऐलान किया। केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसके साथ ही ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को 5-5 हज़ार रुपए की माली मदद देने का भी ऐलान किया। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि कोविड-19 लॉकडाउन 2 महीने के लिए रहेगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र दिल्ली में लॉकडाउन की मुद्दत में 10 मई तक तौसी की गई है। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था ताकि कोरोना के केसेस में कमी आ सके, चेन टूट सके। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है। खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मजदूरों के लिए। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 6,876 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,63,361 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,476 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 59 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 7,432 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,81,365 हो गई है। GHMC के हुदूद में 1,029 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। मुल्क में पहली बार एक साथ 8 शेरों को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया। कोविड-19 से मुतासिर ये सभी शेर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 अप्रैल को ही जू इंतजामिया को यह बात बता दी गई। जू में काम करने वाले मुलाजिमीन ने 24 अप्रैल को शेरों में कोरोना के अलामात नोटिस किए थे। उनके मुताबिक शेरों की भूख में गिरावट देखी गई, उनकी नाक बह रही थी और उन्हें सर्दी खांसी जैसे अलामात भी थे। अलामात देखने के बाद मुलाजिमीन ने इस बात की जानकारी जू के इंतजामिया को दी। इंतजामिया ने सभी का टेस्ट कराने का फैसला लिया। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने बताया था कि 8 शेरों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टोटल जुमला 12 शेरनी हैं, इनमें से 4 नर और 4 मादा पॉजिटिव हैं। जू के डायरेक्टर सिद्धांत कुकरेती ने कहा कि यह बात सही है कि शेरों में कोरोना के अलामात पाए गए, लेकिन हमें अभी तक सरकारी तौर पर उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं मिली है। फिलहाल जू के सभी शेर सेहतमंद हैं। शेरों के तालू के नीचे के हिस्से से स्वैब के नमूने लिए गए,
उन्हें जांच के लिए हैदराबाद की सीसीएमबी लैब में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि इस लैब में शेरों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये वायरस का कौन सा स्ट्रेन है और जू तक कैसे पहुंचा। इससे पहले अप्रैल 2020 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वाक़े ब्रॉन्क्स जू में 8 टाइगर और शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद हांगकांग में कुत्ते और बिल्ली में इंफेक्शन पाया गया था। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूएस फूड एंड ड्रग रेगुलेटर अगले हफ्ते फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की इजाजत दे सकता है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दावा किया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर भी 100% कारगर है। अभी तक दुनिया भर में कोरोना की जितनी वैक्सीन बनाई गई हैं या बन रही हैं वो ज़्यादातर 18 साल से ऊपर के लोगों पर असरदार रही, लेकिन फाइजर की ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों पर भी असरदार साबित हुई है। फाइजर ने अमेरिका के 12 से 15 साल के 2260 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया। ट्रायल के बाद कंपनी ने बताया कि बच्चों के अंदर नौजवानों की तरह ही एंटीबॉडीज बन गई। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन लगने के बाद बच्चों में कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिला। बच्चों में वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद नौजवानों की तरह ही दर्द और बुखार जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे गए। हम सभी के लिए फिक्र की खबर है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन और N440 के नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी के साइंटिस्ट ने बताया कि ये हिंदुस्तान में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। इससे मुतासिर होने वाले मरीज 3 से 4 दिन में हाइपोक्सिया या डिस्पैनिया का शिकार हो जाते हैं, मतलब मरीज के फेफड़े तक सांस पहुंचना बंद हो जाती है। सही वक्त पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला तो मरीज की मौत हो जाती है। हिंदुस्तान में इन दिनों इसी के चलते ज्यादातर मरीजों की मौत हो रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे पहले इसकी पहचान आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हुई थी। ये आम लोगों के बीच काफी तेजी से फैलता है। सबसे फिक्र की बात यह है कि इस वेरिएंट के आगे अच्छे इम्यूनिटी वाले लोग भी फेल हो रहे हैं, मतलब ये ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है। इस नए स्ट्रेन के चलते लोगों के जिस्म में साइटोकाइन स्टॉर्म के मसाइल आते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्ट्रेन नौजवानों और बच्चों पर तेजी से हावी हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर वक्त रहते इसके चेन को तोड़ा नहीं गया तो कोरोना की ये दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये मौजूदा स्ट्रेन B1617 और B117 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की पैदावार में 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। वजीर ममलिकत बराए केमिकल्स और खाद्य मनसुख मंडोविया ने मंगल के रोज ट्वीट करके कहा कि मुल्क में तेज रफ्तार से रेमडेसिविर की पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों में रेमडेसिविर की पैदावार की सलाहियत 3 गुना हो गई है और जल्द ही बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के काबिल हो जाएगी। वजीर आजम की क़यादत में कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत की अनथक कोशिशें जारी हैं। मुल्क में रेमडेसिविर की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र उसकी पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में तकरीबन 3 गुना रेमडेसिविर पैदावारी प्लांट बढ़ाए जा चुके हैं। कोरोना हारेगा, जिंदगी जीतेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में इस दवा की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और इसके लिए भी कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कुछ जगहों पर इस दवा की जखीरा अंदोजी भी की गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही अब वाहिद हल है। राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट किया कि हुकूमत हिंदुस्तान को ये समझाना चाहिए कि अदालती निज़ाम के तहत गरीबों और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इस वबा को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही वाहिद तरीका है। हुकूमत की बेअमली की वजह से बहुत सारे बेगुनाह अफराद मारे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के शोबे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बारे में हुकूमत की पॉलिसी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वायरस के मुतासरीन मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से 2,19,000 अमवात हुई हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म
यानी मोदी जी का नया घर, वजीर आजम ऑफिस, वुज़रा के दफातर, पार्लियामेंट बनाना जरूरी है या जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल बेड दस्तयाब कराना? कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वजीर आजम हाउस की तामीर पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मौजूनियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वसाइल को लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये वक्त की मांग है। वाड्रा ने ट्वीट किया कि जब मुल्क की आवाम ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, अद्वियात की कमी से जद्दोजहद कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि हुकूमत एक नई इमारत, वजीर आजम का घर 13,000 करोड़ से बनाने के बजाय लोगों की जान बचाने के लिए तमाम वसाइल डालें। तो इस तरह के अखराजात से आवाम में पैगाम जाता है कि सरकार की तरजीहात किसी और सिमत में है। मगरिबी बंगाल के नतायज के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के नतायज में भी शदीद झटका लगा। मजहब के नाम पर सियासत करने वाली भगवा पार्टी को हिंदुओं के कई अहम शहरों में यानी अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी तक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इन सभी मकामात पर समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि यूपी के ये 3 अजला योगी आदित्यनाथ हुकूमत के एजेंडे में शामिल रहे हैं और हुकूमत पिछले 4 सालों में उन अजला के लिए मुतअद्दिद ऐलानात करती रही है। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा और काशी में बीजेपी का हार जाना यह जाहिर करता है कि लोग अब फिरकावाराना सियासत से उकता चुके हैं और तब्दीली चाहते हैं। बीजेपी को राम के शहर अयोध्या में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अयोध्या जिले में कुल जिला पंचायत अरकान की तादाद 40 है, जिनमें से समाजवादी पार्टी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को वहां सिर्फ 6 सीटें हासिल हो पाई। इसके अलावा आजाद उम्मीदवारों ने 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी को यहां अपने बागियों की वजह से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि 13 सीटों पर पार्टी कायदीन को टिकट ना मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे थे। हालांकि बीजेपी अयोध्या के हवाले से कई दावे करती है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी भी काफी मकबूल है। ताहम अयोध्या में बीजेपी का ऐसे वक्त में हारना जब वहां राम मंदिर तामीर हो रहा है और बीजेपी इसका सहरा अपने सर पर बांध रही है, अवाम के मिजाज को समझने के लिए काफी है। वजीर आजम मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी बीजेपी की हालत तशवीशनाक है। एमएलसी इंतखाबात के बाद काशी में जिला पंचायत इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिले पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें ही गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां 14 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीएसपी को यहां 5 सीटें हासिल हुई हैं। 2015 में बीजेपी को काशी में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन योगी हुकूमत की तश्कील के बाद बीजेपी ने एसपी से जिले पंचायत सदर की कुर्सी छीन ली थी। उधर भगवान कृष्ण के शहर मथुरा जिले की बात करें तो बीजेपी को यहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पार्टी के 12 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। बीएसपी के बाद आरएलडी ने 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की, वहीं बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई। एसपी को यहां 1 सीट ही हासिल हो सकी। ख्याल किया जाता है कि मथुरा में बीजेपी की शिकस्त काश्तकारों की नाराजगी की वजह से हुई। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से 8 महीने कबल पंचायत इंतखाबात को 2022 का सेमीफाइनल करार दिया जा रहा था। ये इंतखाबात हुक्मरान बीजेपी के साथ साथ अपोजिशन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी अहम है। जिला पंचायत इंतखाबात के नतायज में अब तक समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है और अयोध्या, मथुरा और काशी में बीजेपी की शिकस्त ने योगी हुकूमत की नींद उड़ा दी है। ट्विटर ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ट्विटर ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद रियासत में तशद्दुद के वाक़यात से मुतालिक कंगना के इस मुतनाज़िया ट्वीट के तनाज़ुर में यह कार्रवाई की है, जिसे रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी के लिए काफ़ी काबिल एतराज़ और सियासत से मुतासिर माना गया। कंगना ने ट्वीट करके कहा था कि खौफनाक है, हमें गुंडई को मारने के लिए सुपर गुंडई चाहिए, वो ताड़का की तरह है। मोदी जी सन 2000 के आगाज वाले अपने विराट रूप को दिखाओ। उन्होंने बंगाल में सदर राज हैशटैग का भी इस्तेमाल किया था। ट्विटर ने अपने बयान में कहा कि कंगना रनावत मुसलसिल हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रही थी, लिहाजा उनका अकाउंट अब हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।